हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 6 का चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी जाके उसे देखिए ताकि आगे का जो भी चैप्टर में है आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें वैसे काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है इसमें, जैसे कि ये जो पिक्चर दिख रही होगी आप लोग को लाइन की, ये लाइन का पिक्चर हमने अभी आगे पढ़ेंगे कि ये आया कहाँ से, आखिर ये क्या चीज़ है जो हम नोट वगैरह पे देखते हैं, ये सब कहाँ से आया इस बारे में पढ़ा हमने, मतलब पढ़ेंगे आगे, सॉरी। और डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी मतलब कि जैसे होता है ना एक ही वंशज, वैसे टाइप में, ठीक है। मैंने इसमें आपके बारे में बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी और कैसे जो वो थे किंग्स जो थे वो अपने एम्पायर पे कैसे राज करते थे, कैसे रूल करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। ट्रिब्यूट के बारे में पढ़ा मैंने, ये स्टोरी भी आप लोग को समझाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मुझे बताना आप लोग को स्टार्ट करना है। इससे पहले का जो भी पार्ट था हमने फर्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टोरी में क्या होता है, देखो मेगलिस्त नाम सुनोगा आपने, ठीक है। वहाँ से चंद्रगुप्त के उसमें कोर्ट में किसी को भेजा था, उसका नाम क्या था, एम्बेसडर, ठीक है। उसका ये नाम था, वो आया था, ग्रीक रूलर था, ठीक है, वेस्ट एशिया में। उसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, इसका ये नाम था। या तो इसने कुछ बताया है उसके बारे में, एम्पायर के बारे में, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि इंडिया में जो एम्पायर्स होते थे उस टाइम पे, यानी कि जैसे साम्राज्य या राज्य जो भी है, इस तरीके से वो कैसे हुआ करते थे इस बारे में बताया। और राजा जो थे, मतलब किंग्स जो थे, उनकी लाइफ कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में तो बता रही हूँ मैं, आगे ध्यान से सुना आप लोग। द ओकेजन ऑन विच द एम्पायर अपेयर इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद द ग्रैंड रॉयल प्रोसेस, ही इज कैरिड इन अ गोल्डन प्लेंग। मतलब देखो, जैसे मान लो कोई ओकेजन वगैरह हुआ, कोई भी चीज़ वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए जब किंग जाता था कहीं पे, तो अपना वो ना उनका जो होता था शाही गद्दी टाइप, तो वो सोने की गद्दी पे बैठ के या फिर क्या बोलते हैं उसे, रथ टाइप जो होता है ना, उस पर बैठ के जाता था, ठीक है। उसके आसपास क्या उसके गार्ड्स रहते थे, गार्ड्स यानी जो उसके सैनिक या सोल्जर टाइप में। तो वो कौन कौन हुआ करते थे, जैसे एलिफेंट मान लो, जो उसके आसपास एलिफेंट होते थे उनको गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोने और चांदी से बिल्कुल एकदम कवर करके रखते थे। और जो उसके गार्ड थे वो हमेशा उसको एक ट्री, मतलब छोटा मोटा मान लो एक ट्री टाइप का अपने साथ लेके चलते थे, ठीक है। और उस पे ना, उस ट्री पे क्या बर्ड्स भी बैठी रहती थी, और उस पे उनके ऊपर मतलब अराउंड में, जैसे मान लो जैसे राजा कहीं जा रहा है तो उसके ऊपर जो होता है ना, राजा के ऊपर जैसे आसमान होता है, तो वैसे ही उसके ना चारों तरफ गोल ऐसे करके घेरा बना के उसका पैरेट का झुंड बिल्कुल उसके ऊपर में, कि वो वैसे ट्रेंड होते थे जो भी पक्षी होते थे ना, क्योंकि मान लो कोई पेड़ कट गया तो उसके ऊपर पक्षी बैठ के कैसे जा सकते, नहीं जा सकता, उड़ जाएगा वो तो। लेकिन वो जो चलते थे उस पेड़ के ऊपर, और जो ये पैरेट वगैरह जो वहाँ पे सर्कल में उसके ऊपर खड़े रहते थे, मतलब उड़ते थे, तो वो ट्रेंड होते थे, ठीक है। उनको स्पेशली जैसे ट्रेन का मतलब जैसे कि उनको सिखाया होता था, ठीक है। अब जैसे क्या है, जो नॉर्मली जो किंग होता था उसके अराउंड में हमेशा वुमेन एज अ आर्म्ड रहती थी, यानी सोल्जर टाइप में उस तरीके से रहती थी, क्योंकि ऐसा होता था ना कि अब बड़ा राजा है तो हमेशा उसके ऊपर जान से मारने का खतरा रहता होगा ना, कि कोई ना कोई हमला कर दे, क्या पता हो सकता है। इसलिए हमेशा उसको उससे सैनिकों से या फिर इससे गार्ड्स वगैरह से हमेशा घेर के रखते थे ताकि कोई उनके ऊपर हमला ना कर पाए, ठीक है। उसके कुछ स्पेशल सर्वेंट हुआ करते थे जो कि उसको फूड, मतलब उसके खाने से पहले जो फूड को टेस्ट करके बताते थे कि हाँ उसके खाने लायक है या नहीं। और जो राजा था वो कभी भी सेम रूम में 2 रातों तक नहीं सो सकते, यानी 2 दिनों तक, ठीक है। वो ऐसा हुआ होता होगा कि डेली वो लोग चेंज करते होंगे कि आज इस रूम में सोया तो कल इस रूम में, जिससे कि अगर मान लो किसी को अटैक भी करना हो उस राजा के ऊपर तो कोई अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि आखिर आज सोया कहाँ है, ठीक है। अब थोड़ा सा बताया इसमें पाटलिपुत्र के बारे में, कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र यानी प्रेजेंट में जिसे पटना कहा जाता है, पटना कहाँ है, बिहार में, ठीक है। तो उसके बारे में बताया कि वो जो सिटी थी पटना, वो कैसी थी उस टाइम पे, मतलब अभी पटना बोला जाता है, पहले पाटलिपुत्र, ठीक है। इसके बारे में बताया कि जो वो सिटी है पाटलिपुत्र, वो बहुत सुंदर हुआ करती थी, ठीक है। इसको चारों तरफ से बड़े बड़े जो वॉल्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था महाजनपद में क्या करते थे वो, अपने मान लो जैसे ये उनका महल है तो उसको चारों तरफ से ऐसे करके बड़े बड़े वॉल से घेर रखा था, जिससे कि मतलब कोई और उस पर अटैक ना कर दे, ठीक है। उसमें क्या है, 570 टावर्स है और 64 गेट्स है, यानी 64 गेट्स तो समझ में आ गया। और टावर्स मतलब जो स्तंभ बोले या फिर खंबे टाइप जैसे होता है ना, उस तरीके के 570 है, ठीक है। वहाँ पे जो घर बने हुए वो 2 या 3 फ्लोर में है। यहाँ तक कि जो राजा का महल है वो किस चीज़ से, मतलब वहाँ के पहले बता दो, घर जो थे उनके वुड और मड या ब्रिक, इन सब चीज़ों से, मतलब मिट्टी के बने हुए जो होता है ना ईंट, उससे और वुड से मिक्स, दोनों को मिला के बनाया हुआ है उसको, ठीक है। कि कहीं पे उसका उसका ब्रिक का यूज़ कर लो, कहीं पे लकड़ी का यूज़ करके ऐसे, ठीक है। और राजा का जो पैलेस था वो भी यहाँ तक कि वुड से बना हुआ था, और उसको उसके ऊपर स्टोन से कर्विंग यानी स्टोन से नक्काशी की हुई थी, ठीक है। और उसको चारों तरफ से किससे
गार्डन से सजाया होता है, जिस गार्डन में कि हमेशा बर्ड्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, इन सब चीज़ों से हमेशा रहा करती थी। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है अशोक है यूनिक रूलर। सभी को पता है जो अशोक है वो एक यूनिक रूलर है, और ऐसा क्यों हुआ उसका भी मेन रीज़न है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि उससे पहले कोई राजा नहीं था, बहुत सारे राजा थे उससे पहले भी, लेकिन ये अशोक का नाम इतना स्पेशल क्यों है, ये हमेशा मतलब यूनिक क्यों रहा सबसे। तो इसे हम बताते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना है कि अशोक एक फेमस रूलर है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल राजा था। ठीक है, वो क्यों था देखो, क्योंकि वो जो राजा था वो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई राजा हुआ जो अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना चाहता था एज ए कैसे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई उस पर ऐसे करके स्टोन वगैरह गड़वा दिया और उसके ऊपर कुछ लिखवा दिया, ठीक है, कोई मैसेज टाइप में, और उसको किस में लिखवाता था, प्राकृत। प्राकृत मतलब आप लोगों को ही पता है, प्राकृत मतलब होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज, मतलब जो वहाँ के रहने वाले जो लोग होते थे ना, जो लैंग्वेज यूज़ करते थे बोलने के लिए, उस लैंग्वेज में। ठीक है, और उसका स्क्रिप्ट क्या था, ब्राह्मी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी लिपि टाइप। ठीक है, तो उसको उसकी लिपि क्या बोलेगी, ब्राह्मी। जैसे हमारा हिंदी का क्या है, देवनागरी। ठीक है, उसी तरीके से प्राकृत का था ब्राह्मी। अब आगे देखते हैं। अशोक वॉर इन कलिंगम। कलिंगम में इसका वॉर हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था, और वो युद्ध जीत भी गया था। कलिंगन कहाँ पे है, कोस्टल उड़ीसा में, मतलब उड़ीसा के साइड में है ये। ठीक है, और जब ये युद्ध हुआ तो कलिंगम में अशोक जीत गया, और उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया। काफ़ी लोग क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी वायलेंस, यानी काफ़ी वो क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा, खून खराबा, ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, काफ़ी मतलब युद्ध हुआ है तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। अब क्या हुआ, ये सब देखने के बाद अशोक के मन में ऐसा हुआ, जब उसने देखा ना कि उसकी लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, और जब लड़ाई हुई है तो उसने कब्जा करा। तो कब्जा करने में क्या, जो वहाँ के लोग थे, स्लेव्स थे या एज ए स्लेव्स, ठीक है, उसको उन लोगों ने कैप्चर कर लिया, यानी अपने कब्जे में कर लिया। तो ये चीज़ देख के ना उसको बहुत बुरा फील हुआ कि जैसे अब हम हैं, हम नहीं चाहेंगे ना कि हमारी फैमिली का कोई मरे, या फिर हमारी फैमिली का कोई हमसे दूर हो। तो उसी तरीके से अशोक ऐसा फील कर रहे थे कि इस लड़ाई की वजह से काफ़ी लोग मरे, काफ़ी लोग का खून बहा, काफ़ी लोगों ने अपने लवर्स जो होते हैं ना, मतलब जो उनके परिवार के लोग, एक तरीके से कि काफ़ी लोग उससे दूर हो गए इस वजह से। ठीक है, ये जीतने के बाद अब उसने क्या किया, देखो कॉन्सेप्ट था इसका, देखो एक दिया हुआ स्टोरी टाइप का है। अशोक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंगम वॉर। एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जब अशोक ने बताया कि कलिंगम वॉर के बाद उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, क्या बोला देखो, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्यूर्ड कलिंगम। 8 साल तक वो जब मतलब 8 साल उसको राज करते हुए हो गए, राजा बनने के बाद जब उसने कलिंगम में लड़ाई की तो उसने वहाँ जीत लिया कलिंगम की लड़ाई, और वहाँ पे उसने कब्जा कर लिया। वहाँ पे क्या हो गया, अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर। वहाँ पे कम से कम 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को उसने कैप्चर किया, मतलब अपने कब्जे में किया, और लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, दिस फिल्म में विद सेरो, उसने बोला कि ये चीज़ देख के मैं बिल्कुल शौक में डूब गया, यानी कि एक तरह से मैं बहुत दुखी हो गया। Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. देखो इसमें क्या है, जो मैंने भी ऊपर बताया कि इस लड़ाई की वजह से क्या हुआ, काफ़ी लोगों की जगह मैंने कैप्चर कर ली, काफ़ी लोग उसमें मरे भी, और काफ़ी लोगों में कौन कौन आते हैं प्रिजनर, मतलब कि एक तरीके से पुजारी, ब्राह्मण्स, मॉन्क्स पता ना, जो बुद्ध से रिलेटेड थे और उससे जैनिज्म से रिलेटेड लोग थे। ठीक है, जो उनको फॉलो करते थे ये लोग, कि उसने इस स्टोरी में यही है कि उसने जब बताया कि इस लड़ाई में काफ़ी लोगों ने अपने जो प्रियजनक होते हैं किसी तरीके से, मतलब लव वंस जो होते हैं, उनकी फैमिली के, उनके फ्रेंड, कुछ भी हो, उन लोगों ने खो दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, उसने बोला कि ये सब देखने के बाद क्या हुआ, मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब धर्म को फॉलो करूँगा। धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म। ठीक है, इसका हिंदी का मतलब होता है धर्म, यानी कि मैं धर्म को फॉलो करूँगा। धर्म हमें क्या बोलता है कि किसी को हमें हानि नहीं पहुंचानी, किसी को मारना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारे अंदर चाहे कितनी भी पावर है, अगर सामने वाला वीक हो या जो भी है, हमें उसे नहीं कुछ भी हार्म करना। तो उसने यही बोला कि मैं धर्म को फॉलो करूंगा। उसने बोला कि देखो, युद्ध करके किसी से जीतने से अच्छा है कि हम धर्म से किसी को जीते। ठीक है, यानी जैसे मान लो होता है ना कि हम अपने विचारों से या अच्छी बातों से किसी को इम्प्रेस करें, वो ज़्यादा अच्छा है। किसी से लड़ाई झगड़ा करके उसको मार पीट के अपने कंट्रोल में करना, वो थोड़ा अजीब है। ठीक है, अब उसने क्या किया, आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड थिंक अबाउट वॉर। उसने बोला कि मैं जो मेरा मैसेज है, मतलब जैसे मेरी सोच है, उसको मैं इंस्क्रिप्शन में लिखवाऊंगा, ताकि जो मेरा जो बच्चा होगा, मतलब बेटा बेटी जो भी है, और जो मेरे पोता पोती होंगे, वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ेंगे और वॉर के बारे में वो भी सोचेंगे। और उसका मतलब सोचने का मतलब ये था कि मान लो जैसे कि मैंने वॉर को छोड़ दिया, मैंने क्यों छोड़ा, अगर ये रीज़न वो लोग जानेंगे तो हो सकता है कि वो लोग भी आगे चल के युद्ध ना करें। आया समझ में
ठीक है। अब आगे है जैसे व्हाट वाज अशोका धर्म, अशोका का धर्म क्या था, धर्म यानी धर्म मैंने बता दिया कि आखिर वो बोलना क्या चाहते थे। तो अशोक कहना चाहते थे कि धर्म का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम अपने गॉड की पूजा करें, यानी अपने भगवान की, अपने देवता की पूजा करें, सिर्फ ये नहीं, और ना ये कि हम सेक्रीफाइस फॉलो करें, मतलब कि जो ये लोग करते थे ना, बलि वगैरह देते थे, ये सब जरूरी नहीं कि यही सब धर्म हो, ठीक है। इसमें क्या था देखो, एज अ फादर, मतलब जैसे होता ना कि कोई भी पेरेंट होता है, मतलब किसी के पापा है तो वो अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाएंगे, तो वैसे किंग भी अपनी जनता का एक तरह से फादर है, तो वो भी उनको कुछ अच्छा ही सिखाना चाहता था, वो उसकी एक तरह से ड्यूटी बनती है, ठीक है, कि अपने जो जनता है उसको अच्छी चीज़ें बताए। तो वो क्या थे देखो, अशोक जो थे धर्म को क्यों फॉलो करना चाहते थे, क्योंकि देखो वो उससे बुद्धा से इंस्पायर्ड हुए। बुद्धा ने हमें क्या बताया था कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी, क्योंकि सभी लोग क्या देखो, जैनिज्म में भी यही बात उन लोगों ने बोली थी कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी, चाहे वो सामने वाला कितना भी वीक हो, हमें हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। यही चीज़ बोला था, और बुद्धा ने भी सेम यही चीज़ बोला था ना। और ये पता लगे कि बुद्धा की एक और बात थी कि हम लोग दुखी क्यों रहते हैं, ये बात भी उन्होंने बताई थी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे देवर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रेवल हिम, देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब उसके आसपास बहुत सी प्रॉब्लम थी जिसको वो सॉल्व करना चाहता था, जिसके बारे में जानना चाहता था, ठीक है। अब जैसे क्या है, उसके जो जनता थी वो सभी लोग क्या अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे, मान लो कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ऐसे सिख है, इस सब टाइप में, तो सब अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते थे, यानी कि जानवरों की बलि देते थे, और जो कि किसी को पसंद नहीं। अब मान लो जैसे किसी किसी में होता है कि गाय की बलि दी जाती है, लेकिन एज ए इंडियन बोलो या हिंदू, ठीक है, एज ए हिंदू हमारे में ऐसे कुछ नहीं होता ना, क्योंकि हमारे हिसाब से जो गाय है वो हमारे लिए माँ के समान है, ठीक है, देवी के समान, तो हम उसकी बलि देते हो कैसे देख सकते हो, तो जो भी देगा तो हम उससे लड़ी जाएंगे ना। तो इस चीज़ को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। और उन्होंने बोला कि जो उनके स्लेव्स और सर्वेंट्स यानी कि जो नौकर वगैरह होते थे उनको भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि जो लोग थे वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे, अपनी फैमिलीज में, अपने नेबरिंग में, यानी कि अपनी अड़ोस पड़ोस में लड़ा करते थे। तो अशोक सोचते थे कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, धम्म महात्मा यानी कि धर्म के जो महात्मा पंडित टाइप जो होते थे ना, उनको अपॉइंट किया। उन्होंने उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, ये बताने के लिए, धर्म के बारे में बताने के लिए, ठीक है, कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए। उसको फॉलो करने से क्या होगा, लड़ाई झगड़े वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, और हमें शांति, जो भी बोलते हैं ना कि मुक्ति की प्राप्ति होगी ना, मुक्ति की प्राप्ति, आई थिंक इसी वर्ड को बोलते हैं, कि इस टाइप में होगा, ठीक है। अब क्या किया अशोक ने, इसको सोचने के बाद मतलब जो धम्म महात्मा थे उनको तो काम पे लगा दिया। अब उन्होंने एक और चीज़ सोचा कि क्यों ना जो इनके मैसेज है वो लिखवाया जाए, इंस्क्राइब मतलब लिखवाया जाए, ठीक है, किस पे, रॉक और पिलर पे। और इंस्ट्रक्शन दिया कि मान लो जरूरत थोड़ी कि सभी लोग पढ़े लिखे हो तो हाँ सब जवाब ही दे पाएंगे, तो इसी तरीके से कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब कि जो उनके काम करने वाले या फिर जो भी उनके सेवक वगैरह थे उनको उन्होंने बोला कि तुम क्या करोगे, जो भी इस पर लिखा हुआ तेज तेज बोल के सभी को सुनाओगे, जिससे कि जो पढ़ने वाले ना, मतलब ना पढ़ने लिखने वाले लोग, मतलब जो अनपढ़ टाइप हो, जो पढ़े लिखे ना हो, उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ इस पर क्या लिखा है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं वो कैसे पढ़ेगा उसको, है ना। अब उसने क्या किया देखो, अशोक ने अपनी बातें और भी उसमें कंट्रीज में भिजवाई, जैसे कि अपनी जो स्प्रेड हुई उसकी जो बातें थी, कैसे उसने अपने मैसेंजर भेजे जगह जगह पे, कहाँ पे, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका, मतलब डिफरेंट जगह पे कंट्रीज में उसने भिजवाए कि वो उसकी बातें बता सके, ठीक है। उसने क्या किया, उसने रोड्स बनवाए, टग बेल्स बनवाई, ठीक है, रेस्ट हाउसेज बनवाए, विश्राम घर होते हैं ना वो, और बेल्स का मतलब आप लोग को समझ में आ गया, कुआ और रोड्स तो पता ही है, ठीक है। उसने हॉस्पिटल्स भी बनवाए जिससे कि वो लोग एनिमल और ह्यूमन की ट्रीटमेंट कर पाए, ठीक है। अब इस पिक्चर को देख लेते हैं, आप लोग को पिक्चर देख के लग रहा होगा कि ये या तो गाय है या फिर बैल इस टाइप में, ठीक है, गाय या बैल ऐसे कुछ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, रामापुरा बुल मतलब बेल टाइप, ठीक है, वो है। इसको क्या है, एक उस पर स्टोन पे बनाया हुआ है, इसको पॉलिश करके, ठीक है। और ये कहाँ पे है, मयूरन पिलर फाउंड इन रामापुरवा बिहार, मतलब बिहार में इसको ये मिला गया है, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, राष्ट्रपति भवन में इसको रखा हुआ है, ठीक है। और ये एज ए एग्जाम्पल है कि उस टाइम पे जो स्कल्पचर थे वो कैसे हुआ करते थे, एक तरह से उसकी स्किल दिखाते कि हाँ उनके अंदर कितना टैलेंट था, ठीक है। तब आगे देखो क्या है, ये अशोक मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोक ने बाकी दूसरों तक क्या मैसेज पहुंचाया, ठीक है। People perform a variety of ritual when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey। देखो
उसने बोला है कि लोगों को काफ़ी कुछ रिचुअल्स यानी पूजा पाठ में जो होते हैं ना, वो सब करने पड़ते हैं, रीति रिवाज एक तरीके से, ठीक है, करने पड़ते हैं। कब कब मान लो उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए, उसके बच्चों की शादी हो उसके लिए, फिर किसी घर में बच्चे पैदा हो या कहीं आना जाना हो, इस चीज़ के लिए, ठीक है। और ये जो रिचुअल्स होती है वो हमारे किसी यूज़फुल नहीं है। उसने क्या बताया कि ये जो रिचुअल्स हम करते हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको करके कुछ फायदा नहीं। अगर मान लो तुम एक जगह पर पूजा कर रहे हो और दूसरी जगह जाके तुम उल्टे काम करो, तो क्या फायदा है? पूजा तो तुम इसलिए करो ना कि तुम्हारा मन साफ रहे, तुम्हें मन की शांति प्राप्त हो, लेकिन तुम कुछ और कहीं और जाके उल्टे काम करोगे तो भाई तुम्हें उसका फल कैसे मिलेगा? तो इसीलिए वो बोलते थे कि ये जो करते हैं हम करते हैं रिचुअल्स, ये हमारे लिए फालतू है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, अपनी कुछ लोग होते हैं कि अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, जो नौकर चाकर उनकी भी नहीं। तो वो बोलते हैं कि हमें इन सबको करने से अच्छा है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाए हुए हैं वो सब भगवान की बनाए हुए हैं। ऐसा थोड़ी कि मान लो जो राजा वगैरह उसको भगवान ने बनाया और बाकी जो लोग हैं उनको ऐसे किसी ने भी बना दिया, ऐसा थोड़ी है। तो सभी लोग इक्वल एक तरीके से, ठीक है। हमें सभी रिलीजन को यानी कि धर्म वगैरह को, हमें हर किसी को उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मान लो अगर जैसे कि कोई अपने धर्म की तारीफ कर रहा है और दूसरे के धर्म की बेइज्जती कर रहा है, तो एक तरह से ये वो होगा कि तुम अपने ही धर्म की बेइज्जती कर रहे हो, उसकी तारीफ करना नहीं होगा। क्या भैया तुम अपने धर्म की तारीफ करते जा रहे हो, सामने वाले की बुराई कर रहे हो कि उसका बेकार है, ये हो। सबकी नज़र में अपने लिए जो उनकी कास्ट है, उनकी रिलीजन है, सॉरी, वो इक्वल ही उतना ही वैल्यू रखता है जितना कि हमारा खुद का। तो हमें दूसरों के लिए कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना किसी को हार्म करना चाहिए, ठीक है। उनका मैसेज ये था। और ये कुछ दिख रहा होगा आपको, देखो अली ब्राह्मण में है, ये देवनागरी जो मैंने हिंदी की बताई, ये बंगाली, मलयालम, तमिल, ये कुछ लैंग्वेजेस के एक एक वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब सेम वर्ड ही है एक तरीके से, और कैसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग को चैप्टर पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।